नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही और पिछले 24 घंटे के दौरान 1,68,063 नए केस सामने आए हैं, जबकि 277 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। हालांकि इस दौरान 69,959 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और इस नए केस के आने के बाद देश में कोरोना संक्रमितों के कुल मामले बढ़कर 3,58,75,790 हो गए हैं और जबकि अब तक इस महामारी के चलते 4,84,213 लोगों की जान भी चली गई और कोविड-19 से अब तक देश में 3,45,70,131 लोग ठीक हो चुके हैं और कोविड-19 से अब तक देश में 3,45,70,131 लोग ठीक हो चुके हैं और जबकि ओमिक्रॉन के बड़े खतरे के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 8,21,446 हो गई है और भारत में सोमवार को कोरोना वायरस के लिए 15,79,928 सैंपल टेस्ट किए गए और कल तक कुल 69,31,55,280 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद अब तमाम राजनीतिक दल अपनी आखिरी रणनीति पर कायम करने लगे और इसी के मद्देनजर उम्मीदवारों के संभावित नामों पर विचार करने के लिए आज बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय में यूपी कोर ग्रुप के नेताओं की बड़ी बैठक केंद्रीय नेताओं के साथ होने जा रही है और ये बैठक मंगलवार सुबह आपको बता दें 9 बजे शुरू होने की संभावना जताई गई थी और इसको लेकर अब बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा शामिल होंगे और इनके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव BL संतोष और उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठन महासचिव सुनील बंसल भी मौजूद रह सकते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि मंगलवार को दिल्ली में होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तर प्रदेश की चुनाव समिति द्वारा भेजी गई उम्मीदवारों की लिस्ट पर भी विचार किया जाएगा और बैठक में एक एक विधानसभा सीट के सभी समीकरण को और उम्मीदवारों के संभावित नामों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और इस बैठक में राज्य इकाई द्वारा भेजे गए नामों के अलावा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा विभिन्न सर्वे और माध्यमों से जुटाए गए नामों पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी और पहले चरण में चुनाव होने वाले 58 सीटों के साथ ही दूसरे चरण में जिन 55 सीटों पर चुनाव होना है उन पर भी मंगलवार की बैठक में विचार किया जा सकता है और इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद पार्टी मुख्यालय में ही बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और जिसमें इन नामों पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी और वहीं बताया जा रहा है कि पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 13 जनवरी को भी हो सकती है। फाइजर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अल्बर्ट बोर्ला ने बताया कि फाइजर पहले से ही सरकारों की वैक्सीन में गहरी दिलचस्पी के कारण बड़ी कोविड खुराकों का निर्माण कर रहा है, क्योंकि दुनिया भर की सरकारें अपने देश में कोविड-19 के भयानक संक्रमण से जूझ रही है, जिनमें कोविड के नए वेरिएंट के कारण बढ़ते हुए केस भी शामिल है। और वहीं बोर्ला ने आगे बताया कि ओमिक्रॉन रोधी टीका मार्च तक तैयार हो जाएगा और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ये नहीं पता कि इस टीके की आवश्यकता होगी या नहीं, इसका उपयोग किया जाएगा या नहीं, लेकिन फिर भी वो इस टीके का निर्माण कर रहे हैं। और बोर्ला ने आगे बताया कि वर्तमान में कोविड से बचाव के 2 वैक्सीन शॉट्स और एक बूस्टर के मौजूद डोज ने ओमिक्रॉन से गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों के खिलाफ उचित सुरक्षा प्रदान की है, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट को सीधे ध्यान में रखते हुए बनाया गया ये कोविड रोधी टीका ऐसे वेरिएंट से रक्षा करेगा जो अत्यधिक संक्रामक साबित हुए हैं और इसके परिणाम स्वरूप कई हल्के या कम संक्रमण के मामले सामने आए। और वहीं मॉडर्ना वैक्सीन के CEO स्टीफन बंसल ने बताया कि कंपनी एक बूस्टर विकसित कर रही है जो 2022 के अंत में ओमिक्रॉन और कोविड के अन्य संभावित वेरिएंट को रोकने में काफी मददगार साबित होगा। और बंसल ने आगे बताया कि दुनिया भर के नेताओं के साथ चर्चा भी की गई
ताकि ये तय किया जा सके कि 2022 के अंत तक हम संभावित कोविड वेरिएंट्स से निपटने के लिए वैक्सीन का निर्माण करें और उसकी संभावित बूस्टर के लिए सबसे अच्छी रणनीति क्या है, इस पर भी विचार किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने बीते दिनों एक कार्यक्रम के दौरान लॉ मेकिंग के मुद्दे पर बात करते हुए कहा था कि कानून बनाने में दूरदर्शिता की कमी का सीधा असर न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर पड़ता है और ऐसे कानूनों की वजह से कोर्ट में केस के अंबार लग जाते हैं और सुनवाई नहीं हो पाने की वजह से वो लंबित होते चले जाते हैं। और इसी दौरान उन्होंने साल 2016 में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लागू किए गए शराबबंदी का उदाहरण दिया था और सीजेआई ने कहा कि साल 2016 में लागू बिहार मद निषेध अधिनियम के फलस्वरूप हाईकोर्ट जमानत के आवेदनों से भरा हुआ है और इस वजह से एक साधारण जमानत अर्जी के निपटारे में 1 साल का समय लग जाता है और बिना ठोस विचार के लागू कानून से लोगों की परेशानी बढ़ती है और उन्हें मुकदमेबाजी की ओर ले जाते। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि कार्यपालिका में न्यायपालिका की बातों को नजरअंदाज करने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है और ये बात सही है। और सीजेआई की ओर से शराबबंदी पर की गई टिप्पणी के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई थी और विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा था और उन पर बिहार का बेड़ा गर्क करने का आरोप भी लगाया गया था। हालांकि अब चीफ की जजमेंट पर बिहार के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले विजय चौधरी ने भी सवाल उठा दिए। बिहार के गोपालगंज से एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। खून से लथपथ हालत में सोमवार को जब महिला नगर थाने पहुंची और वो पति की पोल खोलने लगी तो ये सुनकर पुलिस भी चौंक उठी। दरअसल महिला का कहना था कि उसका पति अक्सर शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है और इस दौरान उसने पति पर शराब पीकर सरिया से दागने और बांधकर बेरहमी से पिटाई करने का भी आरोप लगाया है। और खून से लथपथ महिला को देखकर पुलिस ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया और इस मामले में पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और उधर घटना के बाद से महिला और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे डरे और सहमे हुए हैं और महिला रीमा देवी नगर थाने के मैनपुर गांव के रहने वाले मनोज यादव की पत्नी है और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और महिला का आरोप है कि उसका पति मनोज यादव मेहनत मजदूरी कर पैसा कमाता है और शराब पी जाता है और शराब के नशे में घर पहुंचने पर पत्नी विरोध करती है तो उसके साथ मारपीट करता है। और सोमवार की सुबह भी पति ने अपनी पत्नी को बांधकर बेरहमी से पीटा और उसके बाद गर्म सरिये से दागा और बच्चों ने मां को बचाने की कोशिश किया तो उसके साथ भी शराबी ने मारपीट की और महिला ने पुलिस से अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि पुलिस की इतनी सख्ती होने के बावजूद इलाके में शराब बिक रही है और यही वजह है कि उसका पति हर दिन कमाने के बाद शराब पीने में सारा पैसा उड़ा देता है। केरल में पत्नियों की अदला बदली के लिए चलाए जा रहे एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है और वहीं बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप और मैसेंजर पर इसके लिए ग्रुप्स भी बनाए गए थे जिसमें करीब 1000 लोगों को जोड़ा गया था। और हस्बैंड वाइफ एक्सचेंज रैकेट में शामिल रहे 7 लोगों को पुलिस ने कोट्याम से गिरफ्तार भी कर लिया है और 25 से अधिक लोग पुलिस की निगरानी में बने हुए हैं। और गिरफ्तारी तब हुई जब एक महिला ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि वो उसे अन्य पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा था। और इससे पहले कायमकुलम से भी ऐसी ही घटना सामने आई थी और इस मामले में चांगचेरी के डिप्टी एसपी आर श्री कुमार ने कहा पहले तो वो टेलीग्राम और मैसेंजर ग्रुप्स में शामिल होते और फिर एक दूसरे से मिलते थे और हमने शिकायत करने वाली महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है और इसके पीछे एक बड़ा रैकेट है और हम इस मामले के बाकी आरोपियों की भी तलाश में हैं
और गिरफ्तार किए गए लोग केरल के अलाप्पुझा, कोट्यम और एर्नाकुलम के रहने वाले हैं। और पुलिस ने इस बात की भी पुष्टि की है कि राज्य के कई एलिट क्लास के लोग इस रैकेट का हिस्सा हैं और अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 25 से अधिक लोग पुलिस की निगरानी में हैं और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। और इस रैकेट के व्हाट्सएप ग्रुप और मैसेंजर ग्रुप में 1000 से ज्यादा सदस्य होने का शक भी है। और रिपोर्ट के मुताबिक कोट्यम की एक महिला ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई कि उसका पति किसी दूसरे शख्स के साथ यौन संबंध बनाने के लिए उसके ऊपर दबाव डाल रहा है। और महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने उसके पति और दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। और इन गिरफ्तारियों के बाद पुलिस को एक्सचेंज रैकेट के बारे में पता चला। पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश में भी हेल्थ वर्कर्स और कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को 60 साल से ज्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिकों को बूस्टर डोज लगना शुरू हो गया। और कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में हेल्थ वर्कर्स और बूस्टर डोज दिए जाने का ऐलान किया था। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हेल्थ वर्कर्स से बूस्टर डोज लेने की अपील की है। और कोरोना जिस तरह से देश में पैर पसार रहा है, उससे हेल्थ वर्कर्स के लिए बूस्टर डोज बेहद जरूरी हो जाता है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कू ऐप के जरिए सभी से कोरोना का बूस्टर डोज लेने की अपील की। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कू ऐप पर लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 7 साल से अधिक आयु के नागरिकों को कोविड टीके की प्रिकॉशन डोज लगनी शुरू हो गई है। और टीका जीत का लगवाकर ही जीवन और जीविका की सुरक्षा और कोरोना की पराजय सुनिश्चित की जा सकती है। और टीका अवश्य लगवाएं और नियमों के मुताबिक बूस्टर डोज के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके लिए या तो आप सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर अपनी आईडी दिखवाकर वैक्सीन ले सकते हैं, या फिर कोविन ऐप पर जाकर तीसरी डोज के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और बूस्टर डोज में आपको वही वैक्सीन दी जाएगी जो डोज आपको पहले दी गई है। देश में जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक सर्दी का सितम जारी है। और उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में और भी गिरावट आ सकती है। और आज बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों और दक्षिण तमिलनाडु, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। और वहीं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात जारी रहेगा। और दक्षिण छत्तीसगढ़, विदर्भ के कुछ हिस्सों और दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों और झारखंड और आंतरिक उड़ीसा और उत्तरी तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभावना है। और जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 16 जनवरी तक शुष्क मौसम रहने का अनुमान लगाया गया है। और जबकि जम्मू कश्मीर में छिटपुट स्थानों पर बारिश के साथ बादल छाए रहेंगे और मौसम में और सुधार होने की संभावना है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बीते 24 घंटे के दौरान आमतौर पर बादल छाए रहे और अलग अलग स्थानों पर बारिश भी हुई है। और श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0.2 और पहलगाम में 0 से 2.6 और गुलमर्ग में 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। और लद्दाख के शहर में न्यूनतम 0 से 8 तापमान दर्ज किया गया। और वहीं जम्मू शहर में रात का न्यूनतम तापमान 9.7, कटरा में 7.6, बटोते में 0 से 8 और बनिहाल में 0 से 1.8 और वहीं भद्रवाह में -0.1 दर्ज किया गया।